अगला सवाल ये पूछा गया कि भैया सारी बातें आपने बता दी, अब मुझे ये बताओ कि क्यूआरएमपी में जो हर महीने टैक्स जमा करना है, क्यूआरएमपी में जो हर महीने टैक्स जमा करना है, वो कौन से चालान से जमा करना है या कौन सा फॉर्म है, वो बताओ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर वही पीएमटी 06 जिसको आप आज तक इस्तेमाल करते आए हो, वही पीएमटी 06 जिसको आप आज तक इस्तेमाल करते आए हो, उसी को इस्तेमाल करना है सर टैक्स पेमेंट करने के लिए, कोई नई चीज नहीं है, वही पुराना फॉर्म, वही सब बातें, एक बार स्कीम में आ जाओ बस। अच्छा सर, इसके बाद मैंने सवाल पूछा कि सर फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, फॉर्म भी पुराना, सब कुछ पुराना, तो कहीं तो कोई ऐसी चीज होगी जिससे पता लगे कि जो टैक्स मैं जमा करा रहा हूं ये क्यूआरएमपी का टैक्स है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जब क्यूआरएमपी का टैक्स जमा कराओगे तो पीएम, बहुत ध्यान से सुनना सर, बड़े काम की बात बहुत तेजी से करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जब आप क्यूआरएमपी का टैक्स जमा कराओगे तो पीएमटी 06 भरते समय, पीएमटी 06 भरते समय आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स, monthly payment for quarterly taxpayers as reason for generating चालान। अब आगे ध्यान से सुनिएगा ये बात क्या है, दिस अमाउंट पेड शैल बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न्स एंड नो अदर पर्पस। जो हमारा यहां पर अमाउंट जमा किया हमने इस चालान के जरिए, जो हमने अमाउंट जमा किया इस चालान के जरिए, उसको हम सिर्फ इन रिटर्न्स में आने वाले टैक्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इस बात का बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने टैक्स जमा कराया चालान से, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है, ऑफसेट तो हुआ नहीं ना सर अभी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है, और कल को मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है रास्ते में और उसका आपको टैक्स जमा कराने के लिए कहा जाता है, तो आप ये वाला टैक्स उस गाड़ी का टैक्स भुगतान करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस टैक्स का, इस चालान का इस्तेमाल, इस अमाउंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए होगा। और ये अमाउंट कब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक आप अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 और 3B रिटर्न को फाइल नहीं कर देते। ओके, हम हमने कहा सर ठीक है, आपने हमें आईएफएफ की ड्यू डेट बता दी, आपने हमें चालान बता दिया, आपने हमें पेमेंट करने के मेथड समझा दिए, अब आप ये बताओ कि इस टैक्स को जमा कराने की ड्यू डेट क्या है। हमने कहा सर ड्यू डेट जो पहले 2 महीने हैं, जनवरी का जो करंट क्वार्टर चल रहा है इसमें जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, इन दोनों महीनों को टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट है 25th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जनवरी के लिए 25 फरवरी और फरवरी के लिए 25 मार्च। जनवरी के लिए 25 फरवरी और फरवरी के लिए 25 मार्च, ये हमारी ड्यू डेट है टैक्स जमा कराने के लिए क्यूआरएमपी में। और जो आखिरी क्वार्टर है यानी मार्च, आखिरी मंथ है मार्च का मंथ, उसके अंदर जब मुझे पूरे क्वार्टर का टैक्स जमा कराना है तो 22 या 24 तारीख जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है उसके अंदर मुझे ये टैक्स जमा कराना है, यानी 22 अप्रैल या 24 अप्रैल को मैंने ये टैक्स जमा कराना है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है सर ऑफसेट का। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है ऑफसेट का। ऑफसेट का सवाल क्या है सर? ऑफसेट का सवाल यह है कि आज तक आपने हमें यह सिखाया था कि बेशक आपने अपना टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा दिया, लेकिन जब तक इसको अपनी किसी लाइबिलिटी से ऑफसेट नहीं कर दोगे तब तक हम आपको ब्याज लगाते रहेंगे।
अग्रवाल साहब, इस बात से आप सहमत हैं? भैया आज तक हमें ये सिखाया गया था पवार साहब जी कि सर। आपने बेशक अपना टैक्स जमा करा दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, लेकिन जब तक लाइबिलिटी से ऑफसेट नहीं कर दोगे तब तक माना तब नहीं तक था। ब्याज लगता रहेगा, हम इसकी पेमेंट नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा कैच है, आपने ये बात तो छुपा ली। अरे भाई, जब मेरी टैक्स लाइबिलिटी मैंने जमा कराई, मेरी टैक्स लाइबिलिटी मैंने जमा कराई, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही पड़ी हुई है, ऑफसेट तो हुई नहीं। ऑफसेट तो क्वार्टर एंड पे ही होगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे ब्याज चार्ज करते रहोगे? उन्होंने कहा सर इतने नाराज मत हो यार, समझ तो लो बात को, दिस इज ए स्पेशल स्कीम, इट इज ए स्पेशल प्रोसीजर, और इसके अंदर हम आपको लिख कर दे रहे हैं, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन shall be debited while filing the return for the said quarter in GSTR 3B। मैंने कहा सर आप फिर वही बात कर रहे हो, मैंने कब मना किया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 3B फाइल करने के टाइम डेबिट होगा या नहीं होगा? मैं तो खुद ये बात कह रहा हूं कि जब क्वार्टर खत्म होने पर मैं अपना GSTR 3B फाइल करूंगा, उस समय मेरी पूरी लाइबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट होगी, ब्याज का क्या होगा? तो बोले चलो उस बात को तो डिस्कस करते हैं, पहले ये तो समझ लो, अगर तुमने ज्यादा जमा कर दिया टैक्स, जितना टैक्स जमा होना चाहिए था उससे ज्यादा जमा कर दिया, तो क्या होगा? मैं कहा चलो ये बात भी ठीक है, ब्याज के बारे में फिर समझ लेंगे, पहले ये बता दो कि अगर मैंने जनवरी में 35% जमा कराया, फरवरी में 35% जमा कराया, और पूरे क्वार्टर की रिटर्न फाइल करते समय मुझे पता लगता है कि मार्च में इतने क्रेडिट नोट कट गए कि मेरा टैक्स तो ज्यादा जमा हो गया, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जब आप पूरे क्वार्टर की रिटर्न दाखिल करोगे, उस समय इफ देर इज एनी रिफंड क्लेम ऑफ सच अमाउंट which is lying as balance in electronic cash ledger out of the amount so deposited, it shall be permitted to be refunded। ध्यान दीजिएगा सर, क्या इन्होंने परमिट किया? उसका रिफंड। कौन सी अमाउंट का? जो पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, क्रेडिट लेजर की बात नहीं हो रही है, जो पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आफ्टर फाइलिंग फॉर्म 3B फॉर दी सेट क्वार्टर। ध्यान से समझिए यहां पे हुआ क्या। यहां पर ये हुआ, हमने सवाल पूछा था ऑफसेट के बारे में, उन्होंने हमें भटकाने की कोशिश करी और ये कहा कि भाई चलो ऑफसेट के बारे में तुम्हें बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले ये तो समझ लो कि अगर तुमसे गलती से टैक्स ज्यादा जमा हो गया, या तुमने स्कीम को फॉलो किया और टैक्स ज्यादा जमा हो गया जितना होना चाहिए था, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना टैक्स जमा होना है उससे ज्यादा पैसा पड़ा है, तो क्या करोगे? तो तुम ये करोगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम ये करोगे कि जब अपना 3B फाइल कर चुके होगे पूरे क्वार्टर का, तो जितना पैसा एक्सेस पड़ा है GSTR 3B में उसका रिफंड क्लेम कर लेना, हम तुम्हें रिफंड दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पड़े हुए एक्सेस अमाउंट का, हम तुम्हें रिफंड दे देंगे, रिफंड क्लेम कर लेना। रिफंड कैसे क्लेम होता है सर? RFD 01A फाइल कर। जी। अगला सवाल पूछा सर हमने, what if I have opted for fixed sum method and at the end of the third month, बड़े ध्यान से सुनना सर, बड़े ध्यान से सुनना, जो मेरे ऑफसेट की बात थी उसका जवाब मैंने मांगा अब, क्योंकि इन्होंने मेरे को गुगली दे दी, उन्होंने घुमा दिया था मुझे, तो मैंने अपना सवाल घुमा के पूछा। मैंने कहा what if I have opted for fixed sum method and at the end of third month, जब मेरा तीसरा महीना खत्म हो गया, क्वार्टर खत्म हो गया, I get to know that tax paid for the first 2 months as per auto generated challans is less than what was actually payable। मैंने कहा जी इस तरह से मेरे ब्याज की एंट्री का जवाब दो। सवाल ये उठा कि अगर मैंने फिक्स्ड सम मेथड ले रखा है और मैंने आपके कहे मुताबिक जनवरी का और फरवरी का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करा दिया, अब जब क्वार्टर खत्म हुआ तब मुझे पता लगा कि जितना टैक्स जमा हुआ है वो एक्चुअल लाइबिलिटी से कम है। अगर मैं अपनी रिटर्न को नॉर्मली प्रिपेयर करता तो मुझे 35 की बजाय 40 रुपए जमा कराने थे, दूसरे महीने में 35 की बजाय 45 रुपए जमा कराने थे। अब क्या होगा?
मुझे ब्याज भरना पड़ेगा क्या? पवार साहब, एक जेन्युइन क्वेश्चन है या नहीं है? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। क्वेश्चन क्लियर है सर? हमने सरकार के कहने के मुताबिक बिल्कुल ठीक टाइम से 35-35 रुपए जमा करा दिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्वार्टर खत्म होने के बाद पता लगा कि एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा बनती थी, अब क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं सर, हमने स्कीम कामयाब करनी है। हमने कहा सर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? जो ऑटो कैलकुलेटेड टैक्स है, ऑटो कैलकुलेटेड टैक्स है पहले और दूसरे महीने का, उसको 25 तारीख से पहले पहले जमा करा दिया होना चाहिए। जो ड्यू डेट थी ना, हमने ऊपर डिस्कस करी अभी 25 तारीख की, उससे पहले पहले जमा करा दिया होना चाहिए। और एंड लिखा है सर, ये कंडीशन भी फॉलो करनी है और दूसरे वाली भी करनी है। क्या करनी है? एंड द एंटायर लाइबिलिटी फॉर द क्वार्टर, entire liability for the quarter in the form GSTR 3B is also paid by the due date। यानी कि जो मेरी 22 या 24 तारीख है, उससे पहले पहले मैंने अपना 3B फाइल कर देना है। कितना भी फर्क हो टैक्स पेमेंट के अंदर FSM फॉलो करने की वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रुपए का भी ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा अगर आपने 35-35 रुपए की किस्त टाइम से जमा करा दी है और पूरी टैक्स लाइबिलिटी GSTR 3B के अंदर आपने टाइम से जमा करा दी, तो किसी तरह का कोई ब्याज आपको नहीं भरना पड़ेगा। जितना टैक्स आपका एक्चुअल बनता है वही देना पड़ेगा सर। बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। आगे चलते हैं सर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट कब आएगी और कितने की आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं सर। इन केस द टैक्स पेमेंट्स डिस्कस्ड अबव फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, यानी जनवरी और फरवरी की टैक्स पेमेंट अगर डिले हो जाती है, डिले हो जाती है, तो क्या होगा? ब्याज लगेगा एट एप्लीकेबल रेट्स। ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर सेक्शन 50 का नाम नहीं लिया गया है। फिक्स्ड सम मेथड में अगर पहले और दूसरे महीने की किस्त टाइम से जमा नहीं होती है तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, लेकिन किस रेट से लगेगा उस रेट का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लिखा है एट द एप्लीकेबल रेट। हो सकता है इसका कोई अलग नोटिफिकेशन आ जाए। सेक्शन 50 का कोई जिक्र नहीं किया यहां पर। यह कहा कि लगेगा रेट, एट एप्लीकेबल रेट लगेगा। और कब से कब तक लगेगा? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग PMT 06। ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 25 तारीख। वहां से लेके उस तारीख तक जब तक आप उसे जमा नहीं करा देते, यानी पीरियड तो इन्होंने 25 तारीख के बाद ही उठाया है, पहली तारीख से नहीं उठाया सर। आगे चलते हैं सर। सर इसमें जैसे फर्स्ट 2 मंथ्स का तो हमने PMT 6 के थ्रू 25 तक जो है टैक्स डिपॉजिट कर दिया। राइट सर। बट थर्ड मंथ में वाइल फाइलिंग 3B वो 24 तक या 28 तक जो भी डेट है हम नहीं भाई कर से पाए, काफी। वो क्रॉस कर गई ड्यू डेट। हाँ देखो ना सर, इन केस फॉर्म GSTR 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट। परमार साहब, दिल के तार जुड़े हुए हैं मेरे और आपके, मानते हो ना इतनी बात तो? हाँ सर। इन केस फॉर्म GSTR 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी है वो भी मैंने लेट जमा कराई, क्योंकि जैसे ही 3B का नाम आएगा वैसे ही ऑफसेट वाला कानून फिर से सामने आ जाएगा सर। जनवरी और फरवरी महीने के लिए ऑफसेट की कंडीशन इन्होंने स्पेशल प्रोसीजर करके माफ कर दी थी, लेकिन जैसे ही 3B का नाम आएगा ऑफसेट वाली पोजीशन खड़ी हो जाएगी। और इन्होंने क्या कहा कि ब्याज लगेगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50। जनवरी फरवरी के लिए कहा था एट एप्लीकेबल रेट्स, 3B के लिए बोला एज पर सेक्शन 50 फॉर द टैक्स लाइबिलिटी नेट ऑफ ITC। और ये कब से कब तक लगेगा सर? नॉर्मल जैसे सेक्शन 50 में लगा करता था उसी रेट पे उसी तरीके से लगेगा, अगर 3B हम लेट फाइल करते हैं तो। तो इसमें तो सर फर्स्ट मंथ की भी वो कवर कर लेगा सारी नहीं चीजों नहीं को। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट मंथ कवर नहीं करेगा। अच्छा।
ये स्कीम में क्लियर लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड मंथ को कवर नहीं करेगा। ओके, फर्स्ट और फाइनली ये सेकंड थर्ड मंथ बुक के लिए। देखिए इसमें एक फर्क है बात का। अगर कोई आदमी इतना लापरवाह हो जाता है कि वो अपना पीएमटी 06 ही मार्च खत्म होने के बाद भरता है जनवरी महीने का, फिर तो उसके ऊपर पूरे टाइम की ब्याज लग जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना पीएमटी 06 25 फरवरी की बजाय 29 फरवरी को या 28 फरवरी को भर दिया या 2 मार्च को भर दिया, तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा जनवरी महीने का वो 25 फरवरी से लेके 2 मार्च या 3 मार्च तक का ही लगेगा। फरवरी का जो उसने पीएमटी 06 फाइल करना था वो 25 मार्च तक करना था, उसने अगर वो 6 अप्रैल को जाके फाइल कर दिया पीएमटी 06, तो उसके ऊपर 25 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का ही ब्याज लगेगा। स्पेशल प्रोसीजर है सर, समझने की जरूरत है। आगे देखते हैं सर क्या कहता है। सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। आगे सर, अभी तक हमने बात करी कि ब्याज बट्टे की बात कर लो भैया अगर फिक्स्ड सम मेथड इस्तेमाल किया। अब हम कहते हैं सर इंटरेस्ट की पोजीशन बताओ अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड इस्तेमाल किया। दोनों में अंतर क्या है सर? पहले वाले में सरकार ने एक चालान ऑटो जनरेट करके दिया था, अपने आप से जनरेट करके दिया था, उसके हिसाब से मैं टैक्स पे कर रहा था, मेरी अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। फिक्स सम मेथड में ना मुझे जीएसटी या 2A देखने की जरूरत थी, ना 2B देखने की जरूरत थी, कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने एक चालान बनाकर दिया, उसको जमा कर दो, कहानी खत्म। लेकिन जब मैं सेल्फ असेसमेंट मेथड पे आऊंगा तो मुझे जीएसटीआर 2A भी देखना है, जीएसटीआर 2B भी देखना है, अपनी सेल्स भी देखनी है, सब कुछ देख के और फिर टैक्स जमा कराना है। रिटर्न नहीं भरनी, सिर्फ टैक्स जमा कराना है। और जब मेरा पूरा क्वार्टर खत्म होता है तब मुझे पता लगता है that tax paid for the first 2 months using self assessment method as per self assessment is less than what was actually payable, is less than, कम है, less than what was actually payable. Will there be any interest liability? Definitely sir, there will be an interest liability। और उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी पेएबल एज पर सेक्शन 50। सेक्शन यहां पर फिर से सेक्शन 50 की बात कर रहे हैं। द इंटरेस्ट वुड बी पेएबल एज पर सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ नेट ऑफ आईटीसी व्हिच रिमेन्स अनपेड और पेड बियॉन्ड द ड्यू डेट। ड्यू डेट पार हो गई और हमने उसको पूरा ही अमाउंट बाद में पे किया या कुछ अमाउंट ड्यू डेट के बाद पे किया, तो उसके ऊपर सेक्शन 50 के मुताबिक इंटरेस्ट लगेगा फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। यहां तक कोई सवाल सर बताइए, इफ एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। अगला सवाल मेरी तरफ से इसमें यह बनता है कि ब्याज तो बन गया, ठीक है, मुझे समझ में आ गई कि ब्याज मुझे पे करना पड़ेगा, और जिस दिन मैंने टैक्स पे कर दिया उस दिन मेरा ब्याज फ्रीज भी हो गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये ब्याज मैं पे कैसे करूं, हाउ टू पे द एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट ने जवाब दिया इंटरेस्ट पेबल इफ एनी शैल बी पेड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B। 3B भरते समय हम बताएंगे कि हम कितना ब्याज जमा कराने जा रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है सर कि जिस समय आप 3B फाइल करेंगे बहुत ध्यान से इस बात को अपनी नजर में रखना है कि मेरा कितना ब्याज जनवरी या फरवरी का बनता है, उसको 3B में डाल के जमा करवा दिया जाए, गलती से रह ना जाए। बीच में मैं आपको बता दूं DRC 03 जो टैक्स पे करने का एक चालान है हमारा, उसके अंदर 2 नए ऑप्शन आ गए हैं, जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिखाई गई टैक्स लाइबिलिटी के डिफरेंस की वजह से टैक्स जमा कराना चाहता है। जैसे जीएसटीआर 1 में तो आपने टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर कर दी 5 लाख रुपए की, ये नॉर्मल स्कीम की बात हो रही है, कोई भी नॉर्मल स्कीम हो उसके अंदर आपने टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर कर दी जीएसटीआर 1 में 5 लाख रुपए की। लेकिन आपकी जो 3B थी उसके अंदर आपने गलती से 4.5 लाख रुपए का टैक्स दिखा दिया। अब सवाल उठता है भैया जब तक अगले महीने का 3B नहीं आएगा तब तक ये 50,000 रुपए जमा कराने का कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक ऑप्शन दे दिया सर कि DRC 03 के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया
और उसमें कहा रीजन फॉर फाइलिंग सिलेक्ट कर लो कि दिस टैक्स इज बीइंग पेड ड्यू टू डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स जमा कराना चाहता है क्योंकि उसने जो आईटीसी क्लेम किया था वो जीएसटीआर 2A में शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी DRC 03 के अंदर एक अलग से ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन डाल दिया गया है। चलिए सर, इस नए अपडेट के आगे हम आगे चलते हैं और सवाल पूछते हैं कि सर बाकी सारी मीठी मीठी बातें तो हो गई, अब ये बताओ कि जब जनवरी और फरवरी का टैक्स मैं गलती से लेट जमा कराता हूं, अगर मैं जनवरी और फरवरी का टैक्स गलती से लेट जमा कराता हूं तो क्या मुझे ब्याज के साथ साथ कोई लेट फीस भी लगेगी? लेट फीस का क्या होगा ये बताओ। उन्होंने कहा सर समझो मेरी बात, सरकार कहती है कि देखो भाई साहब, लेट फीस लगती है अगर आप कोई रिटर्न देर से जमा कराओ। क्यूआरएमपी में जनवरी और फरवरी के महीने में कोई रिटर्न जा ही नहीं रही। इन जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है दैट इज नॉट ए रिटर्न, इट इज ए स्पेशल फैसिलिटी, और वो 13 तारीख तक ही अवेलेबल रहेगी। 13 तारीख के बाद तो आप फाइल ही नहीं कर सकते उसको। तो लिहाजा जनवरी और फरवरी के महीने में किसी तरह की कोई लेट फीस नहीं है, किसी तरह की कोई लेट फीस नहीं है जनवरी और फरवरी के महीने के लिए। सिर्फ जो मार्च का महीना है, सिर्फ जो मार्च का महीना है उसके लिए अगर आप पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 1 और 3B लेट जमा कराते हो तो क्योंकि वो रिटर्न्स हैं और एक्ट में उनको लेट फाइल करने पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब करी गई है, तो जीएसटीआर 1 और 3B को लेट जमा कराने पे जैसे पहले पेनल्टी लगती थी बिल्कुल वैसे ही पेनल्टी लगेगी सर। लेकिन जनवरी और फरवरी का जो PMT 06 है उसको अगर आप गलती से लेट जमा कराते हो तो उसको लेट जमा कराने पे सिर्फ ब्याज लगेगा, वो भी एप्लीकेबल रेट पर। लेट फाइलिंग पेनल्टी कोई नहीं लगेगी सर।